हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्टे होम, स्टे सेफ। तो आज अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is called electric current। देखो क्या लिखा है अपन ने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज का फ्लो होना। तो यहां से देखो अपन क्या लिख सकते हैं, I इक्वस टू क्यू अपॉन टी। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, I इक्वस टू क्यू अपॉन टी। उसके बाद में देखो अगर मैं बात करूं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन टाइम टी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर अगर टी टाइम के अंदर एन इलेक्ट्रॉन पास होते हैं या फ्लो होते हैं तो वहां पर जो जनरेटेड चार्ज होगा, जनरेटेड चार्ज क्या होगा, Q इक्वस टू एन ई। यहां से देखो अपन ने लिखा था I इक्वस टू क्यू अपॉन टी, और अपन ने ये बोल दिया कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर टी टाइम के अंदर एन इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वहां पर जो चार्ज जनरेट होगा वो क्या होगा, Q इक्वस टू एन ई होगा। और इसको मैं यहां से रिप्लेस करूं तो क्या बन जाएगा, एन ई अपॉन टी। तो अपना इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका नया फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, I इक्वस टू एन ई अपॉन टी। अब यहां से देखो Q इक्वस टू एन ई अपन ने टोटल चार्ज जनरेट लिखा था जिसके अंदर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है यहां पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां से अपना क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल के अंदर दे दे कि चार्ज की वैल्यू और टाइम आपको दे रखा है और फिर आपको करंट की वैल्यू पूछता है तो आप क्या करोगे, I इक्वस टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए कि आपके पास टी टाइम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो वहां पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, I इक्वस टू एन ई अपॉन टी। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं करंट का जो यूनिट होता है उसकी, तो I इक्वस टू क्यू अपॉन टी। और यहां देखो Q क्या है, चार्ज, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। और नीचे T है जिसको टाइम बोला जाता है और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड। तो यहाँ से यूनिट क्या बन गया, कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को अपन बोलते हैं एम्पियर। क्या बोला जाता है, एम्पियर। उसके बाद में देखो अगर मैं इस एम्पियर को भी, आपको कई बार क्वेश्चन में मिल जाता है जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो इनको अपन क्या करेंगे, इस एम्पियर के अंदर चेंज करेंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 मिली एम्पियर के अंदर कितने एम्पियर होते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर। उसके बाद में 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर क्या होता है, 10 टू दी पावर माइनस 6 एम्पियर। यानी ये आपको इलेक्ट्रिक करंट के जो एक्स्ट्रा यूनिट हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो यहां से क्या देखा अपन ने,
अगर 1 मिली एम्पियर है तो उसमें एम्पियर कितने होते हैं 10⁻³ और 1 माइक्रो एम्पियर हो तो उसके अंदर एम्पियर कितने होंगे 10⁻⁶ एम्पियर। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अपन ने यहाँ करंट का जो यूनिट लिखा है वो कौन सा लिखा है एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि कई बार आपको पूछ लेता है कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, अगर आपको यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कैसे लिखोगे, देखो I = Q/T होता है। अब यहां से देखो I की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब अपन जो चार्ज है उसको तो 1 कूलाम मान ले और जो टाइम है उसको 1 सेकेंड एज्यूम कर लें, ठीक है। यानी Q और T दोनों को अपन क्या मान लेंगे, एक यूनिट क्वांटिटी मान लेंगे। तो यहां से Q = 1 कूलाम और T = 1 सेकेंड। तो I = क्या हो जाएगा अपने पास 1/1 = 1 एम्पियर, यानी जो करंट की वैल्यू क्या आ रही है 1 एम्पियर। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो कि अगर अपन 1 कूलाम चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, I = Q/T होता है। इसके अंदर अपन ने Q = 1 कूलाम एज्यूम किया है और T = 1 सेकेंड माना है। तो I = आपके पास क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो कितना होगा दोस्तों 1 एम्पियर। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इमेजिनरी लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसको E लिखा जाता है। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से देखूं ये अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर मैं कोई भी एक चार्ज एज्यूम करता हूं, यानी कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है और कहाँ पे रखा हुआ है उस पॉइंट को मैं A मान लेता हूं। अब यहां से देखो इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अपने को पॉइंट B तक लेकर आना है। कहां तक लेके आना है, पॉइंट A से पॉइंट B तक। तो इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन आपको ये करनी है कि यहां पर जब चार्ज Q रखा हुआ है और पॉइंट A पर मैं जो वोल्टेज या पोटेंशियल है, वोल्टेज को ही पोटेंशियल बोला जाता है, तो वहां पर पॉइंट A पर जो पोटेंशियल है वो मैंने कितना मान लिया VA, और पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है वो कितना मान लिया VB। अब यहां से देखो अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो जब आपका चार्ज है वो पॉइंट A पर रखा हुआ था तब उसका पोटेंशियल कितना था, और जब आप इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर आते हो तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया। तो यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल के अंदर चेंज आया है वो चेंज अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, VA माइनस VB के द्वारा। यानी दो क्वांटिटी के बीच में अगर डिफरेंस करना हो तो अपन क्या करते हैं, एक क्वांटिटी में से दूसरी को माइनस करते हैं। तो VA माइनस VB
इक्वल्स टू W/Q। यहाँ पर W क्या है, इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन है वो। उसके बाद में Q क्या है यहाँ पर, चार्ज। तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों, VA माइनस VB इक्वल्स टू W/Q हो गया। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं पोटेंशियल की, या पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। VA माइनस VB इक्वल्स टू W/Q। तो यहाँ से मैंने क्या बोला था कि चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit point charge from one point to another point. The amount of work done in bringing a unit point charge from one point to another point in an electric field is called potential difference। यानी किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लूँ, कहाँ पर माना है मैंने इसको, पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे, और यहाँ पर इसकी वोल्टेज कितनी है, V इन्फिनिटी। तो यहाँ देखो इसी फॉर्मूले को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, VA माइनस V इन्फिनिटी इक्वल्स टू W/Q। तो यहाँ से देखो आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इन्फिनिटी पर वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर अपन 0 पुट कर दें तो अपना यह फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, VA इक्वल्स टू W/Q। तो यहाँ से अपन डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit point charge from infinity to a point in an electric field is called electric potential। यानी क्या बोला है मैंने, देखो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी आपका जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और इन्फिनिटी से इस चार्ज को अपने को कहाँ पे लेके आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आना है। तो वहां तक जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू W/Q। यानी ये डिफरेंस को एक बार छोड़कर मैंने इसको पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/Q। यहाँ से देखो W क्या है आपका वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। Q क्या है यहाँ पर चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम्ब। तो यहाँ से जो वोल्टेज है उसका यूनिट क्या आ गया अपने पास, जूल पर कूलाम्ब।
और जूल पर कूलाम को अपन क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। तो यहां से जूल पर कूलाम, इसको अपन क्या लिख देंगे, वोल्ट। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, देखो अपने पास कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, अगर इस वायर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, यानी अपने पास एक कंडक्टिंग वायर है और इस वायर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ जब इस वायर के अंदर आप करंट फ्लो करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा, और ओम्स के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, इस करंट के प्रोपोर्शनल। यानी जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल I। अब यहाँ से देखो ओम्स ने V प्रोपोर्शनल I तो बोल दिया, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि ये V प्रोपोर्शनल I अपने को कब मिलेगा, तो आप जितने टाइम तक ही कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो करते हो उतने टाइम तक इस वायर का टेम्परेचर, प्रेशर, इसकी लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, यानी अनचेंजेबल रहने चाहिए, इनको चेंज नहीं करना है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए अगर अपन किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो वहां पर वोल्टेज क्रिएट होगा, और वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल। इसी को अपन बोलते हैं ओम्स लॉ। उसके बाद में देखो V प्रोपोर्शनल I है, जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R, और इस R को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तब अपने पास करंट जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के पाथ में जो रुकावट आती है उसी को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रुकावट किस तरीके से आ सकती है, देखो अगर मान लो मेरे पास ये कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, और वायर है वो आपको पता है अपने नेचर के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाता है वो सब किससे मिलकर बनता है, एटम से। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर एंटर होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर है वो किससे होती है, इस एटम, या सॉरी जो अपना वायर है उसके एटम के साथ में, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इन एटम के साथ में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। जब इनके साथ में कोलिजन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, यानी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसके कारण अपने को आउटपुट के अंदर करंट है वो कम मिलता है। तो ये होती है रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो रुकावट आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये तो था अपने पास ओम्स लॉ, यानी V प्रोपोर्शनल I होता है, और जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है R, उसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, या इसको इसके साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओम्स ने अपने नाम के ऊपर इसका यूनिट रखा था, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपना रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करेगा
करेगा? देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन लेंथ ऑफ वायर। पहली जो कंडीशन है वो क्या है अपने पास कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो वायर की लेंथ है उस पर। तो देखो लेंथ पर किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to the लेंथ ऑफ वायर। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी आर है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एल के। अगर मैं यहाँ से दोनों के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ या इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वायर की लेंथ और ये रेजिस्टेंस, तो दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो आर प्रोपोर्शनल एल। उसके बाद में दूसरी क्वांटिटी कौन सी है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है? तो वो है ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जैसे मान लो मेरे पास ये कोई भी कंडक्टिंग वायर है, ये आगे से कितना मोटा है वो क्या कहलाता है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो उसके बाद बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस तरीके से डिपेंडेंट रहता है। तो द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the cross section area of wire। यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। यानी जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। इनका अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा? देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये रेजिस्टेंस। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। चलो उसके बाद में अपन देखते हैं, यहां पर मैंने दो इक्वेशन लिखी थी। अगर इन दोनों रिलेशन को मैं एक साथ में लिखूं तो क्या होगा? देखूं, एक तो है आपके पास आर प्रोपोर्शनल एल और दूसरी है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। अगर इन दोनों को मैं एक साथ में लिखूं तो क्या होगा? देखूं, एल अपॉन ए, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। चलो यहां से जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है कप्पा और आगे एल अपॉन ए। ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है कप्पा। और कप्पा क्या होता है? यहां पर देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। यानी ये क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो चलो यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन कप्पा के बारे में जान लेते हैं। तो इसका अगर अपन फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये एल अपॉन ए इधर आके क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ मैं क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ और लेंथ इसकी 1 मीटर ले लूँ, यानी ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, कप्पा आर 1/1। तो क्या आ जाएगा? कप्पा इक्वल्स टू आर आ जाएगा।
तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जब किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो तो उस वायर का रेजिस्टेंस ही क्या कहलाता है, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहलाता है। चलो उसके बाद में अगर अपन रेजिस्टिविटी का यूनिट देखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो आर ए अपॉन एल। यहाँ देखो आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। उसके बाद में ए क्या है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, और लेंथ क्या है यहाँ पर मीटर। तो मीटर से इसका स्क्वायर हट जाएगा तो अपना जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद में इसका यूनिट अपन ने फाइंड आउट कर लिया क्या होता है, ओम मीटर। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं चलो अभी अपना नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस की वो किस पर है, टेम्परेचर पर। तो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं कुछ मेटल्स की। मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अपने पास सिल्वर है, जिंक है। अगर इनका अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका रेजिस्टेंस भी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी जो अपनी मेटल्स होती हैं अगर उनका अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं एलॉय की। एलॉयज क्या होते हैं, देखो वो मटेरियल जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिलाकर बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलॉयज कहलाते हैं। अगर इन एलॉय को अपन टेम्परेचर देते हैं या इनका टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस के अंदर बहुत कम चेंज आता है। यानी एलॉयज की बात करें तो एलॉयज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर बहुत कम चेंज होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर, यानी इनको अर्धचालक बोला जाता है। और सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये कुछ मात्रा के अंदर चार्ज का फ्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो इनका रेजिस्टेंस है वो और कम होने लग जाता है। और अगर अपन धीरे धीरे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चलते हैं तो आपके जो सेमीकंडक्टर हैं वो किसकी भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, जो अपने मेटल्स होते हैं कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जाती है, यानी अगर इनका टेम्परेचर अगर अपन कम करें तो इनका रेजिस्टेंस है वो 0 तक भी आ सकता है। यानी जो अपने सुपर कंडक्टर होते हैं अगर उनका अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस है वो कहाँ तक आ सकता है, 0 तक आ सकता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन पार्ट सेकंड के अंदर बात करते हैं।